साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी विषय को देखेंगे और भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे बल, न्यूटन के नियम और संवेग। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग उसी से आगे चलेंगे और आज हम लोग देखेंगे भौतिकी का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत, एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके इर्द गिर्द आज बहुत सारे वैज्ञानिक तरक्की के विकास के काम हो रहे हैं। तो उसी को समझने का प्रयास करें। तो साथियों, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों से ज्यादा जुड़ सकूं और आपके लिए लगातार वीडियो बना सकूं, नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो फिजिक्स में पढ़ रहे थे, संवेग के बारे में। तो संवेग क्या है ये हमने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में काफी मौलिक तरीके से। तो संवेग हमने कहा था कि यह गतिमान पिंड को रोकने वाले बल को दर्शाता है। तो हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि कोई गतिमान पिंड है तो इस गतिमान पिंड को रोकने के लिए बल की आवश्यकता को बताता है। यही हमने बताया था कि कोई गतिमान पिंड है तो उसके द्वारा आप उसको रोकना चाहते हैं तो ये कितना बल लगेगा इसकी आवश्यकता को ये बताएगा। जो अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग होगा वो डिपेंड करेगा उसके संवेग पर। तो ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे और हमने पढ़ा था कि संवेग जो होता है कि एक पिंड ऐसे चल रहा हो, मान लिया कि एक पिंड है, कार ही समझ लें, एक कार है ऐसे और एक कार अगर चल रही हो ऐसे और इस प्रकार से अगर इस कार का मास दे दिया जाए m और ये चल रहा हो u वेग से, तो कार का वेग u है, मास m है, तो एक साथ संवेग अगर निकालेंगे तो संवेग बराबर हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट कि संवेग जो होता है वो गतिमान पिंड का द्रव्यमान और उस द्रव्यमान के साथ साथ उस पिंड के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर ध्यान दें कि हमने कहा था कि संवेग को P से सूचित करते हैं, अर्थात P बराबर द्रव्यमान m है, वेग भी है, तो m इंटू u होगा। यहां पर वेग u दिया हुआ है तो m इंटू u होगा, अर्थात ध्यान रखना अगर v होता तो m इंटू v करते। तो यही बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे संवेग के बारे में, जिसको हमने बहुत मौलिक तरीके से आपको बताया था कि अलग अलग गतिमान पिंडों को जो रोकने के लिए बल चाहिए वो इसी मोमेंटम पर डिपेंड करता है, जिसको हम कैलकुलेट करने के लिए द्रव्यमान गुना वेग कर देते हैं, संवेग मिल जाता। अब यहां ध्यान दें कि इसी संवेग से संबंधित बहुत सारे कार्य हैं जो होते हैं और जो कार्य जो हो रहे हैं वो एक सिद्धांत पर आधारित है और उस सिद्धांत को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है इसी को समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स का। तो इसी को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे फुलफिल होता है और कैसे फॉलो होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान रखना है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी संवेग के बारे में और इसी सिद्धांत पर आज वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी तरक्की के कार्य कर रहा है। आज चंद्रमा पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, देश अलग अलग मिशन पर काम कर रहा है। मंगल मिशन है, चंद्रयान 2 पर काम चल रहा है, तो ये गगनयान मिशन पर चल रहा है। वो सब इसी प्रिंसिपल पर एक मौलिक आधार मान करके वो सभी योजनाएं बनाई जाती है और इस एग्जाम में बार बार पूछता है। तो क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसको यहां पर समझना है। तो पहला तो ध्यान दें कि यहां एक वर्ड आया है संरक्षण, और संरक्षण का मतलब होता है जो है उसको बचा कर रखना, जो जिस स्थिति में उसमें किसी भी प्रकार का ह्रास ना हो, कमी ना आए, तो कहते हैं वो चीज कंजर्व्ड है या संरक्षित है। जैसे संरक्षित एरिया होता है वन का, तो वनों को संरक्षित करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, तो जो वन में पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसको सरकार संरक्षण देती है कि उसको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, उसमें कमी ना आए। तो उसी तरह से संरक्षण वर्ड जहां भी जुड़ जाए समझना है वो जो होगा
वो उसी रूप में रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है कि संरक्षण का मतलब किसी चीज को बचा कर रखना, संरक्षित रखना। और संरक्षण यहां किसका? तो संवेग का। तो यहां ध्यान रखना, यहां पर सिंपल यही मीनिंग है कि किसी भी घटना में संवेग का हानि नहीं होता है, मतलब संवेग में कमी नहीं आता है, यही कहना है। हानि नहीं होता है, संरक्षित कहने का मतलब यही होता। तो यह ध्यान रखना कि संवेग का हानि नहीं होगा। घटना कहीं भी घट रहा होगा तो उसमें जो मोमेंटम है वो एज यूजुअल जैसे पहले है वैसा ही बाद में रहेगा, उसमें कमी या वृद्धि की बात नहीं होगी। संरक्षण का मतलब मुख्य रूप से फोकस हानि का ही होता है कि उसमें कहीं घटना के समय कुछ लॉस तो नहीं हो गया, लेकिन यहां पर हानि के साथ साथ वृद्धि को भी ध्यान रख सकते हैं कि जो संरक्षण की बात जब आ जाए तो संवेग जैसा पहले होगा वैसा ही बाद में होगा, उसमें ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम लोग पढ़ा संवेग, ये जो पढ़ा मोमेंटम, यहां इस एक कार के लिए पढ़ा तो आपने कैलकुलेट कर लिया द्रव्यमान गुने वेग, तो संवेग आ गया इस कार का। लेकिन जब संरक्षण की बात आएगी तो संरक्षण जब भी होगा तो प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर होगा। तो प्राकृतिक घटना घटेगा किसी भी तरह का, तो प्राकृतिक घटना के समय ये देखा जाएगा। तो नेचर में प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल कोई भी काम हो रहा हो, मतलब नेचुरली कुछ घट रहा हो कहीं आसपास, तो उस घटना के समय जो हम संवेग को कैलकुलेट करेंगे वहीं पर सिद्धांत लागू होगा। तो ध्यान रखना है कि संरक्षण का नियम घटना के समय लागू होता है, ये ध्यान रखना कि लागू कब होगा? जब कहीं घटना घटेगा। तो प्राकृतिक यहां हटा देते हैं। प्राकृतिक कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि वो घटना जो कहीं भी घटित हो रहा हो, तो घटना के समय हर हाल में संवेग संरक्षण, अगर संवेग है वहां पर तो संवेग संरक्षण का रूल लागू होगा, ध्यान रखना। और एक घटना होगा कहां? तो घटना किसी निकाय में, तो ध्यान रखना है निकाय में, तो निकाय में घटना के समय यह नियम लागू होता है। तो निकाय यहां पर एक वर्ड आता है हिंदी में, इस निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है निकाय जब दे देगा तो इसी को अंग्रेजी में सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम मतलब एक तंत्र होता है, इसी को निकाय कहते। और जब भी समय संरक्षण का संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा तो वो किसी निकाय के लिए लगेगा, सिस्टम के लिए लगेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। वहां एक सिस्टम होगा जिसमें एक से अधिक पिंड होंगे। तो एक पिंड होगा तो मोमेंटम आपने mu कैलकुलेट किया। लेकिन अगर निकाय है तो निकाय का मतलब क्या है कि यहां पर एक से अधिक पिंड होगा, एक से अधिक पिंड होगा। तो यहां पर यही ध्यान रखना कि जब संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है तो एक से अधिक पिंड के लिए लागू होता। और जब एक से अधिक पिंड किसी सिस्टम में काम कर रहा है, उसमें कोई घटना घट रही है, तो उस समय आपको इस कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो करना हो। तो होता क्या है कंजर्वेशन मोमेंटम, इसी को हम समझेंगे। तो यहां पर हमने कहा दो चीज है कि सिस्टम के लिए लागू होगा। सिस्टम का मतलब एक से अधिक पिंड होगा, दो से अधिक हो सकता है। दूसरा कि जब भी होगा तो यहां पर घटना के समय यह देखना होगा कि संवेग की क्या स्थिति है। और घटना के समय संवेग की स्थिति यही होती है कि कहीं भी होगा तो फिजिक्स का ये रूल फॉलो होगा। जब किसी सिस्टम में कोई घटना घटेगा, एक गाड़ी चल रही है तो, एक बंदूक से गोली निकलती है तो, हम पटाखे में रॉकेट छोड़ते हैं तो, हर जगह घटना घट रही है। रॉकेट में आप माचिस लगाते हैं, रॉकेट ऊपर उठने लगता, तो आपने माचिस लगाया, वहां पर घटना घटी, रॉकेट ऊपर उठा, तो एक पूरी घटना। बंदूक में गोली बुलेट लोड करते हैं, बंदूक का ट्रिगर दबता है, बुलेट बाहर निकलता, तो ये पूरी एक घटना है कि बंदूक से गोली छोड़ी गई। रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट में देखते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, और घटना जब घटी तो रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, जिसमें बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं। तो ध्यान रखना है कि सिस्टम होगा, सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ फॉलो होगा। और जब सिस्टम की बात आएगी तो एक से अधिक पिंड होगा। अब यहां पर हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं जो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, जिसको हम कंजर्वेशन के लॉ के तौर पर देखें। अब यहां ध्यान दें कि यहां एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक फुटबॉल रखा हुआ, एक गेंद है, ये फुटबॉल है और ये फुटबॉल के सामने एक गोल पोस्ट है। तो गोल पोस्ट ऐसे है
और इसी गोल पोस्ट में इस फुटबॉल को पहुंचाना है। तो फुटबॉल के ग्राउंड पर जब फुटबॉल को रख करके कोई आदमी इसको पोस्ट में लाना चाहता है तो इस पर काम करना पड़ेगा। और काम क्या करेंगे? तो एक व्यक्ति जो फुटबॉलर है वो अपने पांव को ऐसे फोल्ड करता है पीछे, और इस प्रकार से वो उसका पांव ऐसे मान ले, पांव को एज्यूम करके पांव है, तो जब भी फुटबॉल खेलता है तो पांव को पीछे ले जाता है और फिर उसको हिट करता है। तो यही पीछे ले गया है, उठाया पैर को और हिट करेगा तो पैर आगे बढ़ेगा यहां से, और जब इसको हिट करेगा तो गेंद ऐसे मूव करेगी और ये गोल पोस्ट में चली आई। तो घटना घटा यहां किसके किसके बीच? ये पांव है, ये पैर है, लेग है ये, और ये फुटबॉल है। तो यहां दो पिंड हो गया, इसलिए दोनों सिस्टम एक ही सिस्टम में, एक व्यक्ति का पैर और फुटबॉल। तो यहां पर मोमेंटम इसका और इसका मोमेंटम जो पहले है वही हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये किक मारे तब भी और किक मारने के बाद भी मोमेंटम में कोई कमी नहीं आएगा। मतलब अगर मोमेंटम किक मारने के पहले इस फुटबॉल का और पैर का लेंगे तो जितना मोमेंटम होगा वो किक मारने के बाद फुटबॉल और पैर का मोमेंटम उतना ही होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता क्या है कि यहां पर फुटबॉल रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0 है, पैर पीछे गया और गति के साथ आ गया तो पैर का कुछ मोमेंटम है, तो इसका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम 0 है। लेकिन जब पैर हिट किया इसको तो अपना मोमेंटम इसको दे दिया, तो इसके मोमेंटम में कमी आई और फुटबॉल के मोमेंटम में वृद्धि होगी। लेकिन टोटल जोड़ेंगे तो ये दोनों का मोमेंटम पहले किक मारने के पहले जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही किक मारने के बाद भी होगा। इसको ऐसे समझें, बिल्कुल हम प्रैक्टिकल आपको व्यवहारिक तरीके से समझा देते हैं, आप समझ में आ जाएगा कि दो व्यक्ति है, ये एक है, ये दूसरा है, ये ए है और ये बी है, दो व्यक्ति। अब ये दोनों के पास कुछ अमाउंट है, रुपया, मान लेते हैं इसके पास 500 है और इसके पास 1000। तो दो व्यक्ति ए और बी, और इसके पास 500 रुपया है अमाउंट में और इसके पास 1000 रुपया है। ये अमाउंट है इन लोगों के पास अपना अपना। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट जोड़ें तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर वैल्यू जो मिलेगा ये 1500 ही होगा। तो 1500 रुपया हो गया दोनों को जोड़कर, तो दोनों को जोड़ दिया 1500। अब ये दोनों में काम हुआ, कुछ घटना घटी, दो पिंड है, अब दोनों के बीच पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई लेन देन करने। अब लेन देन करना था, इसको कुछ पैसे की जरूरत थी, इसने अपने 1000 में से 500 रुपया बी ए को दे दिया, इसने दिया इसको 500 अपना में से निकाल कर। तो 500 जब दे दिया तो इसके पास बच गया कितना, बी के पास, तो 500, और इसके पास कितना बचा, तो अब इसके पास हो गया 1000। तो रुपया तो वही है, लेकिन यहां ध्यान देना है कि यहां घट गया, बी का 1000 से 500 हो गया और एक का 500 से 1000 हो गया। अब यहां भी जोड़ेंगे तो ये भी 1500 ही है। तो यहां क्या हुआ कि ये 1500 लेन देन के पहले 1500 और लेन देन के बाद भी 1500, मतलब क्रिया हुई दो के बीच, लेकिन अमाउंट टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। यहां भी वही है, संवेग जो पहले है दोनों का वो और जो बाद में किक करने के बाद है वो, दोनों क्या होगा, जोड़ने पर बराबर ही होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि इसका पैसा घट रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका पैसा बढ़ रहा है और इसका घट रहा है। उसी तरह से पैर का मोमेंटम घट रहा है, फुटबॉल का मोमेंटम बढ़ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो वो मोमेंटम एग्जैक्टली बराबर होगा किक करने के पहले और किक करने के बाद। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यह ध्यान रखना है कि घटना कहीं भी घटित होता है तो एक्सचेंज हो सकता है, संवेग बदल सकता है, बढ़ घट सकता, लेकिन टोटल संवेग के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज यूजुअल होता है, वो उस समय हमेशा वो संरक्षित रहता है, कभी भी उसमें चेंज नहीं आता। ये हो सकता है एक का घटेगा तो उतना ही मात्रा में दूसरे की वृद्धि होगी, और एक का बढ़ेगा तो उतनी ही मात्रा में दूसरे की कमी हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, संवेग का सिद्धांत जो कहता है वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला कि संवेग हमेशा संरक्षित होता, तो ये ध्यान रखना है, घटना में संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ये ध्यान रखना।
इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, संरक्षित रहेगा, मतलब टोटल संवेग बराबर होगा, यह ध्यान रखना। दूसरा कि यदि घटना के दौरान एक पिंड का संवेग में वृद्धि होगा तो दूसरे पिंड का संवेग में उतना ही कमी होगा। ये दो चीज ध्यान रखना। अब कहा क्या हमने कि एक तो कि घटना के समय टोटल संवेग संरक्षित रहना है, वो कभी नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि उसको मेंटेन करने के लिए जब क्रिया होती है तो संवेग में ट्रांसफर होता है, एक संवेग देता है उतना ही संवेग दूसरा ले लेता है। जैसे यहां पैसे में लेन देन हुआ वैसे एग्जैक्टली यहां भी होगा, इसने संवेग इसको दिया तो इसका संवेग बढ़ गया, लेकिन जितना इसका बढ़ा उतना ही पैर का घट गया, और इसलिए दोनों को जोड़ते हैं तो संवेग किक करने के पहले और किक करने के बाद बराबर होता। तो यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है जो बिल्कुल मौलिक है, इसको ध्यान रखना। और इसी के आधार पर बहुत सारे पिंड काम करते हैं, और पिंड में आपको ध्यान रखना है कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक तो ध्यान रखना है कि जितने भी रॉकेट उड़ते हैं ये रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, या मिसाइल चलते हैं वो इसी पर काम करते हैं, सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है, उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी पर काम करता, या बंदूक छूटती है तो बंदूक पर इसी तरह की क्रिया देखी जाती। इसके अलावा जेट विमान है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, ये सब ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछ देगा कि रॉकेट, मिसाइल, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, बंदूक की गोली छूटती है या जेट विमान उड़ता है, तो ये जेट विमान किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत। और इसके अलावा संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ध्यान रखना है कि न्यूटन थर्ड लॉ दोनों बराबर एक ही तरह का। अब यहां इसी को थोड़ा सा हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे प्रूफ होता है। तो इसको प्रमाणित करें तो प्रमाण अगर देखना है डेरिवेशन, तो इसको समझना है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कि कैसे हम माने कि ऐसा हो रहा है और कैलकुलेशन कैसे करें। तो प्रमाण के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक पिंड यहां है, ऐसे एक पिंड है, मान लिया एक गेंद है और इस गेंद का ग्राउंड पर रखा हुआ है, इसका मास m1 है, और इसी ग्राउंड पर एक दूसरा पिंड रखा हुआ है, दूसरा गेंद, और इसका मास m2 है। तो m1 और m2 दो गेंद है। अब इस गेंद को यहां से लुढ़काएं, यहां पर ये गेंद भी लुढ़क रहा है, ये भी लुढ़क रहा है, लेकिन ये जो लुढ़क रहा है इधर एक ही डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये m1 वाला u1 वेग से चल रहा है और m2 वाला u2 वेग से चल रहा है। लेकिन यहां कंडीशन हम एक एज्यूम कर लें कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 के, मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को प्रमाणित करना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू कैसे होता है। तो एक गेंद m1 और एक गेंद m2, ये u1 वेग से चल रहा है, u2 वेग से, u1 ज्यादा वेग का u2, दोनों एक सीध में है, तो ये आगे चलेगा, तो आगे चलकर इसका तेज चल रहा है, तो आगे आकर इससे क्या करेगा? टक्कर मारे। तो टक्कर मारा ये यहां पर, तो ये दोनों आकर के आपस में टकरा गया, ऐसे यहां से चला, और चलते चलते हम यहां बना रहे हैं कि ऐसे चला ये और आपस में टकरा गया दोनों। कुछ समय बाद ये टकरा गया, ये तो टक्कर हुई, और इस प्रकार से ये दोनों आपस में टकराए। ये m1 है और ये m2 है, और टकराने के बाद दोनों फिर अलग हो गया। तो अलग हो गया ये m1 और ये m2, ये ध्यान रखना, ये m1 है, वही पिंड टकराया और टकराने के बाद अलग हो गया। तो अलग हो गया तो ये m1 और ये m2, तो m1 m2 ऐसे है। अब टक्कर के बाद क्या हुआ कि इसका वेग बदला, क्योंकि मास अलग है दोनों का,
तो टकराएगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और उसी को यहां पर समझना। अब यहां बदला तो इसका u1 जो वेग था ये बदल करके u1 से v1 हो गया, ये ध्यान रखना, और इसका बदल करके वेग v2 हो गया m2 का। तो ये क्रिया घटित हो गई। अब इसके आधार पर हम संवेग संरक्षण को लगाएं तो आप मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे कभी कभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स या संख्यात्मक या आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल पूछा जा रहा है, तो छोटा मोटा चीजों पर ध्यान रखना। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ना। थ्योरी इसी से निकलता है और इससे आप अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम में आजकल लेवल टफ हो रहा है, और उस टफ लेवल तक हम लोग को पहुंचना है। तो सभी चीजों का एक बेसिक, ये सब अंडर मैट्रिक की बातें, जब हम लोग 10th क्लास में होते तब ये सब पढ़ना होता, और 10th तक के सभी विषय वस्तु जीएस में समान अध्ययन के तौर पर ही पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना इसको। तो ये अगर ऐसा कहीं घटना घट रहा है तो इसके आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें और लगाएं एक नियम जो हमने अभी पढ़ा, तो यहां पर लगाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का अगर सिद्धांत लगा दिया जाए तो सिद्धांत कहता है कि घटना कहीं भी घटा है तो संवेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संवेग जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे तो कहेंगे कि एक नियम लगेगा कि टक्कर जो हुआ तो टक्कर के पहले का कुल संवेग एग्जैक्टली बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। टक्कर के बाद के कुल संवेग, टक्कर के बाद के कुल संवेग। तो यही नियम कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टक्कर के पहले घटना घटी, टक्कर होना है, घटना है, तो टक्कर के पहले जितना संवेग होगा वो टक्कर के बाद भी संवेग बराबर होना चाहिए, सिद्धांत कहता। अब यहां इसके नियम के आधार पर इसको कैलकुलेट करें तो टक्कर के पहले ये है और टक्कर हुआ यहां, ये टक्कर की घटना, तो टक्कर यहां हो रहा है, ये टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। तो टक्कर के पहले अगर निकालेंगे तो टक्कर के पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, तो पहला का मास m1 और संवेग निकालने के लिए उसका वेग से गुना करें, प्लस दूसरा का मास m2 और गुना u2, ये टक्कर के पहले, और बराबर टक्कर के बाद। तो टक्कर के बाद कितना, तो m1 इंटू v1 और प्लस m2 इंटू v2। और इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई घटना दे दे तो एक का वेग दिया हुआ हो, मास दिया हो, दूसरे का मास दिया हो, तो दूसरा का वेग आप निकाल सकते हैं कि टक्कर के पहले वेग क्या था और टक्कर के बाद वेग क्या होगा। और इसी के चलते ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अब यहां क्या हो रहा है कि इस पर हमने कहा ये नियम लागू होता, इसी पर ये सब काम करता। तो काम करता कैसे, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखें। अब इक्वेशन के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा एग्जाम, और इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास करें। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि रॉकेट है, तो रॉकेट है ऐसे, तो रॉकेट ऐसे है ये जो हम लोग आतिशबाजी में भी घरों में अपने दिवाली के समय यूज किए हो। तो एक रॉकेट है ये जिसमें एक बारूद का पलीता लगा होता। अब इसको जब माचिस लगाते हैं यहां पर तो तीली लगाएंगे, इसको लौ देंगे ऐसे, तो ये जलेगा और जलने के बाद धुआं छोड़ेगा ऐसे। तो पहले रॉकेट जीरो मोमेंटम में, वेग नहीं है इसका, मास तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो संवेग जीरो। अब संवेग जीरो है लेकिन जैसे ही आपने लिया तो धुआं नीचे छोड़ा है, धुआं ऐसे बहुत तेज गति से धुआं नीचे निकलने लगा, तो अब इसमें संवेग आ गया, तो इसका टोटल जीरो हो जाए। इसके चलते जब धुआं नीचे आएगा तो धुआं के संवेग को बैलेंस करने के लिए रॉकेट ऊपर की तरफ एक वेग से बढ़ने लगेगा और परिणाम स्वरूप रॉकेट ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि टोटल संवेग जीरो करना है। अगर इधर पॉजिटिव हो गया तो जीरो करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको चलना पड़ेगा, और यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता। तो इस नियम को ध्यान रखें, जिसके द्वारा काफी सवाल एग्जाम में पूछेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल भी पूछेगा। जैसे क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं और क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में इससे जोड़ करके सवाल पूछेगा। क्वेश्चन को मैं डाटा के रूप में लिख रहा हूं। पहला तो
एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि एक बंदूक है, एक बंदूक जिसका वजन जो है वो वजन 5 kg है। ये दे दिया, एक बंदूक है जिसका वजन 5 kg है, इससे एक बुलेट छोड़ी जाती है, इससे एक बुलेट छोड़ी जाती है, बुलेट छोड़ी जाती है जिसका वजन 40 ग्राम है। ये ध्यान रखना, बंदूक 5 kg का है और इससे जो बुलेट छोड़ी जाती है वो 40 ग्राम का। अब कहता है कि यदि बुलेट 40 मीटर पर सेकेंड से निकलती है तो बंदूक का वेग ज्ञात करें। बंदूक का वेग बराबर भार, यही पूछ रहा। बिल्कुल सिंपल है, दे दिया है आपको क्या कि बंदूक है जिसका वजन 5 kg है, उसमें बुलेट लोड किया गया जिसका वजन 40 ग्राम है। अब ये बुलेट जब छूटी तो बुलेट निकली उस बंदूक से 40 मीटर पर सेकंड से, तो बंदूक का वेग क्या है यही पूछ रहा। बंदूक का वेग बराबर वाट, ये कितना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप बिल्कुल संवेग संरक्षण का सिद्धांत जानते तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत पता नहीं है तो फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एकदम चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। तो चित्र क्या है कि यहां पर एक बंदूक का हम रेखा चित्र खींचें कि ये एक कॉमन जो बंदूक का शेप होता है वो इसी प्रकार का होता। तो इस प्रकार के बंदूक होते हैं। अब ये बंदूक है और बंदूक का मास m बराबर जो दिया है वो 5 kg दिया। अब इसमें एक बुलेट है इसके अंदर। अब ये बुलेट जो है ये छोटा सा, उस बुलेट का यहां पर हम इधर लिख रहे हैं m जो दिया है वो 40 ग्राम दिया। तो बुलेट का मास, अंदर में बुलेट है, ये अब चल नहीं रहा, ये आदमी कोई हाथ बंदूक लेकर पकड़े हुए, बुलेट लोड है, कोई नहीं चल रहा। लेकिन जब ट्रिगर दबेगा तो ट्रिगर में यहां जो इसको स्ट्राइक करेगा तो बुलेट बाहर निकलेगा। अब ये बुलेट इससे निकला बंदूक के अंदर से और ये आगे बढ़ने लगा। तो इधर बढ़ा आगे और इसका वेग दे दिया, इसका वेग जो है u, ये u जो है ये 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है इस बंदूक का वेग निकाल। तो कैसे निकलेगा? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को ध्यान देंगे तब निकले। तो यहां घटना क्या घटी कि दो पिंड है, बंदूक है और गोली है। अब एक घटना है कि गोली छूटने की घटना है, तो संवेग लगेगा। तो गोली छूटने के पहले का संवेग और गोली छूटने के बाद का संवेग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहां भी लगाएं। तो जब लगाएंगे ये संरक्षण का सिद्धांत तो क्या होगा? तो होगा यही कि गोली छूटने के पहले, गोली छूटने के पहले का, गोली छूटने के पहले का कुल संवेग, कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद का कुल संवेग, गोली छूटने के बाद का कुल संवेग। यही ध्यान देना। तो पहले तो ध्यान है गोली छूटने के पहले का कुल संवेग और वो बराबर होना चाहिए गोली छूटने के बाद के संवेग। तब गोली छूटने के पहले संवेग निकालें तो बंदूक का और गोली का संवेग निकालें अलग अलग। तो निकालेंगे तो बंदूक का मास m और बंदूक का वेग कितना? तो बंदूक पहले गोली छूटनी है तो चल नहीं रहा तो 0। अब गोली का मास m और चल नहीं रही है, अभी छूटा नहीं है तो इसका भी 0। अब जब छूटा तो बंदूक चलेगी और गोली भी चलेगी। ऐसा नहीं कि गोली ही चलती है, ध्यान नहीं रखना, कॉन्सेप्ट रखना है कि जब गोली छूटती है तो गोली भी चलती है, बंदूक भी चलती है। तो यहां गोली मास बंदूक का m है, छूटने के बाद का निकालना है। तो छूटने के बाद निकालना है, तो छूटने के बाद का वेलोसिटी तो कैलकुलेट ही करना है, m भी मान लेते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, अब गोली जो छूटा तो गोली छूटने के बाद गोली का वेग कितना? तो m इंटू यू दिया हुआ। अब यहां निकालें तो ये 0 से गुना करें, टोटल वैल्यू 0।
अब इधर का 0 हो गया गोली छूटने के पहले, और गोली छूटने के बाद तो बंदूक का मास कितना 5 kg और वेलोसिटी कितना, तो ये निकालना है भी, क्योंकि दिया नहीं है। और ये एग्जैक्टली बराबर प्लस ये बराबर कितना प्लस कितना, तो मास गोली का कितना, तो गोली का मास दिया है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम में, तो 40 ग्राम को चूंकि केजी में बदलना पड़ेगा, मीटर में है यहां केजी में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे और गुना यू कितना 40 मीटर, तो 40 मीटर कर देंगे। अब यहां पर कैलकुलेट करें तो 0 हो जाएगा इधर 5v प्लस इधर कितना, तो 40 और 40 1600 और 1600 बटा 1000, ये आपको वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो चल ये कटेगा, तो वैल्यू 0 0 कट जाएगा, ये तो 16 बटा 10 है। इसको सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 0 बराबर 5v प्लस 1.6, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो ये आएगा। इसी को हम यहां ले आए हैं, तो यहां ले आएंगे तो इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1.6 बराबर 5v, और v बराबर निकालें तो v बराबर निकालेंगे तो माइनस 1.6 बटा 5। अब ये 5 हो गया, भाग दे तो कितना होगा ये, तो डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह जो है वो ध्यान रखना कि माइनस आएगा यहां। अब डेसिमल है तो डेसिमल लगाएं, 15 3 मतलब लगेगा तो 3, 1 बचेगा, डेसिमल है 0 आएगा तो यहां 2, तो ये मीटर पर सेकंड, लेकिन ये माइनस में, और माइनस जो है ये दिशा बता रहा है वेग का, कि वेग होगा वो किधर होगा। तो यहां अगर बंदूक है और बंदूक से गोली छूटती है, तो बंदूक अगर से गोली इधर निकली है तो बंदूक जो चलेगा वो इधर चलेगा, मतलब बंदूक आगे जाए, गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगी। ये चूंकि पॉजिटिव आप माने हैं तो इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेग, और जब डायरेक्शन उल्टा होता है तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। इसलिए बंदूक जब चलाएं, डीएसपी बनेंगे, बिहार एसआई दरोगा बनेंगे, तो बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप में ये चीजें बताई जाएगी कि बंदूक जब पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि जब गोली छूटेगी तो बंदूक बहुत तेज गति से पीछे भागेगी, और अगर आपको अनुभव नहीं है, आप अच्छा प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, तो ये काफी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, काफी झटके दे सकता है, कभी कोई हाथ टूट जाता है, कभी की आंखों में चोट लगने से आंखों की रोशनी चली जाती, और इसलिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए वहां पर भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। तो इसको आप पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें कॉन्सेप्चुअली। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, देश के बारे में राष्ट्र भावना अपने मन में रखें, और राष्ट्र भावना के हितों को ध्यान में रखकर सारा काम करें। तो थैंक यू।